नमस्कार, आज है तारीख 14 जनवरी, दिन शुक्रवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई। यूके में कॉन्फिस्केशन के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किए गए वो बहरिया टाउन कराची केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस सोसाइटी के जिम्मे 460 अरब रुपए जुर्माने में एडजस्ट करवाए गए। जानेंगे क्या है अल कादिर ट्रस्ट मामला जिसमें मिली इमरान खान को सजा, साथ ही होगा विश्लेषण। इसके बाद अब इमरान खान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। पीटीआई ने अपने मुतालबात भी पेश कर दिए हैं, मांगे भी रख दी हैं सामने। तो अगर ये चीजें आगे चलती हैं तो माजी की तरह ये मुकदमात एक एक करके फिर खत्म बड़े आसानी से हो सकते हैं। चर्चा इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के समझौते की भी, जिस पर इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने लगा दी है मुहर। युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल विदेशी मीडिया को गजा में प्रवेश करने और स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं देता है। बात बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर की, साथ ही एक खास वीकली पेशकश फिट जिंदगी भी। आगे बढ़ें उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनते हैं सुमिरन से। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए फिलहाल मॉस्को में हैं। माना जा रहा है कि दोनों देश रणनीतिक रूप से 20 साल के एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिसके तहत दोनों मुल्क रक्षा और तकनीक से लेकर ऊर्जा और व्यापार के मामलों में साझेदारी करेंगे। दोनों ही देशों के तेल व्यापार पर पश्चिमी मुल्कों ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान पेजेश्कियान ने कहा, पेजेश्कियान कह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने इस दौरे से पहले मैंने ईरान के सुप्रीम लीडर से चर्चा की थी। अपनी चर्चा के दौरान उन्होंने रूस के साथ व्यापक रिश्तों पर जोर देकर बात कही। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण पर हमारा समझौता अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि हम आज इस क्षेत्र में अपने समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल 2 दिन में खत्म हो गया। उससे पहले उन्होंने करीब 2,500 लोगों की सजा माफ कर दी। इन लोगों पर नशे से जुड़े आरोप थे। इससे पहले दिसंबर में उन्होंने 37 कैदियों की सजा माफ की थी। मौत की सजा पाए इन कैदियों की सजा माफ कर उन्होंने उनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस यूक्रेन जंग में भारतीय नागरिकों की मौत और लापता लोगों के बारे में बयान देते हुए कहा है कि रूसी सेना में काम कर रहे 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। और विदेश मंत्रालय के साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया, आज तक रूसी सेना में सेवारत भारतीय नागरिकों के 126 मामले सामने आए हैं। इन 126 मामलों में से 96 भारतवासी देश वापस लौट आए हैं और उन्हें रूसी सशस्त्र बलों से छुट्टी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे जाने वाले संदिग्ध माओवादियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इससे पहले गुरुवार को पुलिस सूत्रों ने 10 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने की बात कही थी। ओडिशा के राजगंगापुर स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री के अंदर एक ढांचे के गिरने से कई मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। और अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद उनके इलाज में जुटी डॉक्टरों की टीम ने बताया है कि सैफ अब ठीक हैं और चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात अभिनेता के घर में घुसे एक व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने बताया है कि सैफ अब सुरक्षित है, उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। उनको आईसीयू से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत पाकिस्तान की खबर से। यहाँ की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान को कथित अल कादिर मामले में 14 साल की कैद सुनाई है। केवल इमरान खान ही नहीं, उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने इमरान खान को 4,000 पाउंड यानी 10 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का जुर्माना देने को भी कहा है। वहीं बुशरा बीबी पर 2,000 पाउंड यानी 5 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है।
इमरान खान जो पहले से ही मानसिक कैद में है, यानी अगस्त 2023 से जेल में है, उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित फैसला बताया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जस्टिस नादिर जावेद राणा ने 18 दिसंबर 2024 के फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इसे 3 बार स्थगित किया गया। आखिर आज रावलपिंडी की अडियाला जेल में बने अस्थायी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सबसे पहले सुनते हैं पाकिस्तान से बीबीसी संवाददाता आजादी मोशीरी का भेजा ब्यौरा। They were both indicted nearly a year ago in February. The verdict had been postponed 3 times. अल कादिर ट्रस्ट मामले में 1 साल पहले फरवरी में दोनों के खिलाफ ये अभियोग लाया गया था, लेकिन सजा सुनाने की तारीख को 3 बार पीछे किया गया था। लेकिन अब इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को ही सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी अभियोजकों का कहना है कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट नाम की एक संस्था, जिसके 2 मुख्य ट्रस्टी इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी हैं, उसे लाखों डॉलर और सैकड़ों हेक्टेयर जमीन दान में दी गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये असल में रिश्वत थी। इसके बदले में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को निपटाने में मदद करके बिजनेसमैन मलिक रियाज की मदद की थी। इमरान खान के वकील का कहना है कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है और इस कथित सौदेबाजी का एक भी पैसा अभियुक्त की जेब में नहीं गया है। इस बीच इमरान खान की पार्टी पीटीआई और सरकार के बीच बातचीत जारी है। पार्टी का कहना है कि इमरान खान समेत सभी राजनीतिक कैदियों को आजाद किया जाए, लेकिन अगर इमरान खान को ये उम्मीद थी कि वो जल्द जेल से बाहर आ सकेंगे तो ये फैसला उनके लिए एक बड़ा झटका है। This is another setback. बीबीसी संवाददाता आजादी मोशीरी का भेजा ब्यौरा सुना रही थी बीबीसी संवाददाता सरप्रिया सांगवान। मई 2023 में इमरान खान को इस मामले में 2 दिन के लिए हिरासत में लिया गया था स्वीडन। हालांकि इसके बाद देश में उनके समर्थकों ने जो है विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि ये भी सच है कि इमरान खान को इससे पहले भी कई मामलों में सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, उन्हें पहले 3 मामलों में सजा सुनाई गई है। इनमें पहला सरकारी उपहार बेचने, जिसे तोशाखाना मामला कहा जाता है, वो। दूसरा सरकारी खुफिया जानकारी लीक करने का मामला, जिसे साइफर मामला कहते हैं। और तीसरा शादी से संबंधित मामला था, जिसे कोर्ट ने गैर इस्लामिक करार दिया था। हालांकि इन तीनों मामलों में बाद में कोर्ट ने इमरान खान की जो सजा थी उसे निलंबित कर दिया था, या फिर पहले का जो फैसला था उसे ही पलट दिया था। और जो ताज़ा फैसला है, इस पर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई और सत्ताधारी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग यानी पीएमएलएन की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि ये जो पूरा मामला है, अल कादिर ट्रस्ट मामला, ये क्या है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शहजाद मलिक। दिसंबर 2023 में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान खान और उनकी मिसेस समेत 8 अफराद के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस रजिस्टर्ड किया था। इस केस पर कोर्ट प्रोसीडिंग्स 1 साल से ज्यादा अरसा तक चलती रहीं और अदालत ने इस पर अपनी जजमेंट रिजर्व की, जो आज सुना दी गई, जिसके मुताबिक इमरान खान को इस केस में 14 साल जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल कैद सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि वो अल कादिर यूनिवर्सिटी का जो कंट्रोल है वो संभाल ले। पहले ये जान लेते हैं कि ये 190 मिलियन पाउंड या अल कादिर ट्रस्ट केस है क्या। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड या अल कादिर ट्रस्ट केस 450 कनाल लैंड्स की डोनेशन से मुतल्लिक है, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन की जानिब से अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई थी। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी अल कादिर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज में शामिल हैं। अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का कहना है कि ये केस डोनेशन का नहीं, बल्कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान तय पाने वाले एक सीक्रेट एग्रीमेंट का नतीजा है, जिसकी वजह से प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन की जो 190 मिलियन पाउंड्स की यूके में कॉन्फिस्केशन के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किए गए, वो बहरिया टाउन कराची केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस सोसाइटी के जिम्मे 460 अरब रुपए जुर्माने में एडजस्ट करवाए गए। इस केस में इमरान खान के खिलाफ जो विटनेसेस पेश हुए, उनमें उनके 2 फार्मर कोलीग्स के अलावा उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी शामिल थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस केस में 35 गवाहान को पेश किया गया, जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई और फिर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकीलों ने इन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन भी किया। इस केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान
इमरान खान ने कहा कि वो अपनी डिफेंस में कुछ विटनेसेस को पेश करना चाहते हैं, फिर उन्होंने ये दरख्वास्त वापस ले ली। इमरान खान के वकला का ये कहना है कि वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अल कादिर यूनिवर्सिटी का मामला आखिर क्या है, जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता शहजाद मलिक। मानसी, इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक बयान में कहा है कि इमरान खान पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। उन पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई है, लेकिन जेल से बाहर वो ज़रूर आएंगे। इमरान खान की पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान निर्दोष हैं और उनकी सज़ा राजनीति से प्रेरित है। Today, the trial court and the National Accountability Bureau has convicted Imran Khan and he sentenced him to 14 years imprisonment. वो कह रहे हैं आज ट्रायल कोर्ट ने और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान खान को सजा सुनाई है और उन्हें 14 साल की कैद की सजा दी गई है। साथ ही उनकी पत्नी को भी 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। हम मानते हैं कि ये फैसले तथ्यों पर आधारित नहीं हैं, ये सबूतों के खिलाफ हैं। ये असल में विच हंटिंग है, यानी जानबूझकर विरोधियों को निशाना बनाने और राजनीति से प्रेरित है। इमरान खान ने कई गलत काम नहीं किए हैं, उन पर कोई अपराध के आरोप नहीं होने चाहिए, उन पर बस दबाव बनाने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया है और ये एक राजनीतिक उत्पीड़न है। हम इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। इमरान खान की पार्टी ने फैसले के विरोध में हाई कोर्ट में जाने की बात की है और इस फैसले के विरोध में विपक्षी नेताओं ने आज पंजाब असेंबली के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जताई। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। वहीं सत्ताधारी PNLN ने कोर्ट के आदेश का एक पन्ना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि फैसले में साफ कहा गया है कि इमरान खान को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है। पार्टी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो है इमरान खान अब सर्टिफाइड भ्रष्ट और चोर हैं। वहीं एक और पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा है मानसी कि जब जब पीटीआई के खिलाफ फैसला आता है स्टॉक मार्केट ऊपर उठ जाता है। लेकिन इसके बाद सुमिरन, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब आगे क्या होगा। जी, और यही समझने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की पाकिस्तान में वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद से और सबसे पहले यही पूछा कि इमरान खान का भविष्य अब क्या होगा। देखें, पाकिस्तान में इस किस्म के सियासी मुकदमात और सियासी सजाएं जो हैं वो पहली मर्तबा नहीं हुई हैं, इससे पहले भी होती रही हैं, एक्सेप्ट फॉर जुल्फिकार अली भुट्टो जिनको फांसी पर लटका दिया गया था। उसके बाद से ना एक्सट्रीम सजा या किसी को नहीं मिली। नवाज शरीफ को भी आप देख लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमतें भी रही हैं, उनके साथ भी यही होता रहा है। तो आई डोंट थिंक इन मुकदमात को, जिन्हें पीटीआई भी सियासी मुकदमात कहती है, हमें सीरियस लेना चाहिए। और पिछले 2-3 दिन पहले पीटीआई की जो आर्मी चीफ हैं जनरल साहब, उनसे मुलाकात भी हुई है। तो ख्याल यही किया जा रहा है कि शायद कुछ आइस ब्रेक हुई है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, और जो मुज़ाकरात भी हुकूमत के साथ, सरकार के साथ इनके चल रहे हैं, 3 राउंड हो चुके हैं। पीटीआई ने अपने मुतालबात भी पेश कर दिए हैं, मांगे भी रख दी हैं सामने। तो अगर ये चीजें आगे चलती हैं तो माजी की तरह ये मुकदमात एक एक करके फिर खत्म भी बड़े आसानी से हो सकते हैं। और पीटीआई का जो कहना है कि हम इस मामले को आगे लेकर जाएंगे और कोर्ट में लड़ेंगे, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये तो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एंटी करप्शन कोर्ट की तरफ से फैसला है। अभी तो इनके पास हाई कोर्ट में जाने का भी हक है और सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी है, और ये यकीनन अपना कानूनी जंग तो लड़ते रहेंगे। लेकिन फैसला जो है इस तरह के मुकदमात का अक्सर ड्राइंग रूमों में सियासतदानों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने बैठ के ही किया है। और हमने देखा है कि चूंकि ये मुकदमा भी सरकार की तरफ से इमरान खान के खिलाफ है कि उन्होंने तोशाखाना के जो गिफ्ट थे वो मिसयूज किए, और ये जो 180 मिलियन के वहां से पैसे आए थे वो मिसयूज किए हैं। तो ये भी अगर सरकार जब एक एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर वकील अपना केस वापस ले लेते हैं, अपना केस प्लीड नहीं करते हैं, तो फिर वो मुकदमा जज जो है, अदालत जो है वो बाहर फेंक देती है। तो अगर जो जिस तरह के इशारे अभी मिल रहे हैं कि कोई रिकंसिलिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर बात आगे बढ़ती है तो सरकारी वकील इन मुकदमात से फिर भी जाएंगे और ये बात जो है ये यहीं खत्म हो जाएगी और फिर से इमरान खान की और पीटीआई की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापसी हो सकती है।
तो इमरान खान और उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। कार्यक्रम के अगले हिस्से में बात करते हैं इस्राएली सुरक्षा कैबिनेट ने हमास के साथ युद्ध विराम पर समझौते को लेकर कहा है कि समझौते को मंजूरी देने की सिफारिश की है और इसे सरकार के पास भेज दिया है। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा है कि सुरक्षा कैबिनेट ने कहा है कि सरकार प्रस्तावित मसौदे के अनुसार समझौते को मंजूरी दे सकती है। इसका मतलब सुमिरन अब ये है कि इस्राएली सरकार की कैबिनेट में चर्चा होगी, जहां फैसले ये जो मसौदा है जो प्रस्तावित युद्ध विराम का, उस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। और इस्राएल की मीडिया में जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ये बैठक स्थानीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे होनी है। देखा जाए तो अभी बैठक चल रही होगी। तो मानसी, जब से युद्ध विराम की खबर आई है तब से जहां एक तरफ खुशी है तो कहीं ना कहीं हिचक भी है, लोगों में उम्मीद है, लेकिन कई सवाल भी इसके सामने खड़े होते हैं। लेकिन जहाँ तक उम्मीदों की बात है तो गज़ा के लोग इस खबर से फ़िलहाल राहत महसूस कर रहे हैं। जोमा अबेद अल-आल दक्षिणी गज़ा के खान यूनिस में रहते हैं। जोमा कह रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि युद्ध विराम लागू हो, क्योंकि लोग वास्तव में मृत्यु, हत्या और विनाश के जीवन से, जिंदगी से थक चुके हैं। जीवन नरक जैसा बन गया है। मनोवैज्ञानिक स्थिति देखिए, सामाजिक स्थिति देखिए, आर्थिक स्थिति देखिए, सब खराब है। हम शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, पूरी तरह से पीड़ित हैं। और सुमिरन, इस्राएली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि सरकार का पूरा मंत्रिमंडल जल्द ही इस समझौते पर मतदान करेगा। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये रविवार से लागू हो जाएगा। जी बिल्कुल, और इसको लेकर जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनमें एक ना एक तरीके से उत्साह है कि अगर ऐसा कोई युद्ध विराम लागू होता है तो उनके लिए जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। दक्षिणी गजा के रफ़ा में अल मवासी में यूनिसेफ की रोसालिया बोलेन ने बीबीसी को बताया कि युद्ध विराम समझौते की खबर सुनने के बाद लोग अपने घरों को लौटने के लिए उत्सुक हैं। रोजालिया बोलेन कह रही हैं, जब युद्ध विराम लागू होगा तो गजा में रहने वाले परिवारों की उम्मीद है कि वे अपने घरों में वापस लौट सकेंगे। जब मैं बच्चों से बात करती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि वो अपने घर, अपने बिस्तर पर जाकर बस सोना चाहते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ ठंड है, खासकर रात में, और लोग अस्थायी शिविरों में रहते हैं, इसलिए लोग अपने घरों में वापस जाने के लिए बेताब हैं और वो देखना चाहते हैं कि वहाँ अब बचा क्या है। सुमिरन, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से गजा में गहरा रहे मानवीय संकट को लेकर हम बार बार चर्चा करते रहे हैं और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई रिपोर्टें हुई हैं। फरहान हक संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के उप प्रवक्ता हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि गजा में गंभीर मानवीय स्थिति से निपटने के लिए युद्ध विराम की सख्त जरूरत है। There are 2.2 million people in Gaza. Many of them, indeed, गजा में कई लोगों ने कई दिनों तक दिन में एक बार ही खाना खाया है। यहाँ कुपोषण है, अकाल का खतरा है, विशेष रूप से गजा के उत्तरी भाग में, और बीमारियां यहाँ फैल रही हैं। हमें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जिससे लोगों को ये डर ना रहे कि उन्हें अगला खाना कब मिलेगा। हमारे पास ऐसी परिस्थितियां होंगी जो लोगों को भोजन, दवाइयाँ और आवश्यक आपूर्तियों से मिलेंगी जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं। मानसी, बेशक युद्ध विराम की बात चलती है, लेकिन कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि युद्ध विराम लागू भी हो जाए तो भी स्थिति बहुत नाजुक रहेगी, यानी फ्रेजाइल रहेगी। होसम जकी अरब राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ अरब स्टेट्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सीज फायर लागू हो जाती है तो भी स्थिति बहुत नाजुक होगी। Especially in the beginning, one should expect trouble, one should expect people. होसम जाकी कह रहे हैं, शुरुआत में परेशानी हो सकती है। दोनों पक्षों में ऐसे तत्व हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि समझौता कायम रहे। विशेष रूप से इस्राएली पक्ष में ऐसे लोग हो सकते हैं।
वे दूसरे पक्ष को भड़काएंगे। भड़काने के बाद दूसरे पक्ष की जो प्रतिक्रिया होगी उसे ढाल बनाकर अपनी पोजीशन को उचित ठहराएंगे। वे कहेंगे कि समझौता अच्छा नहीं है और कहेंगे कि फ़लस्तीनी द्वारा समझौते को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ये पहले भी हो चुका है, ये पहली बार नहीं होगा। अब बस ये उम्मीद है कि ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़े अवसर को खोने जैसा होगा। तो सभी दिन युद्ध विराम को लेकर बात हो रही है और बीते कल पॉडकास्ट में हमने ये बात की थी कि युद्ध विराम अगर हुआ, जो कि रविवार को उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा, तो कितने चरणों में होगा। तो जो बाइडेन ने इस बारे में जानकारी दी थी, उन्होंने कहा था तीन चरणों में युद्ध विराम होगा। पहले जो है युद्ध विराम होगा, गजा तक मदद पहुंचाई जाएगी, बंधकों की रिहाई होगी और बदले में फ़िलिस्तीनी जो इसराइल की जेलों में हैं उन्हें छोड़ा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में युद्ध की पूर्ण बंदी यानी युद्ध रोकने तक को लेकर बातचीत होगी और फिर तीसरा एक चरण होगा जिसमें गजा में पुनर्निर्माण की बात होगी। कई लोग इसी इंतजार में हैं मानसे कि कब युद्ध विराम लागू होगा और कब राहत सामग्री भी लोगों तक पहुंचेगी। युद्ध विराम की आस में गजा के दक्षिणी क्रॉसिंग पर सहायता ट्रक सामान लेकर कतार में खड़े हुए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से राहत सामग्री गजा पहुंच रही थी, लेकिन जो मात्रा थी वो बेहद सीमित थी। हाल ही में स्थिति बेहतर हुई है। जनवरी की शुरुआत से औसतन 50 से थोड़े ज़्यादा ट्रक प्रतिदिन वहां आना शुरू हुए। अगर युद्ध विराम का समझौता हो जाता है तो समझौते के तहत हर रोज़ 600 ट्रक लोड की अनुमति मिल जाएगी। बीबीसी संवाददाता फरगन कील जॉर्डन से आए सहायता काफिले को फॉलो कर रहे थे, जो इस्राएली सीमा पर जाकर रुकी। हम इस काफिले के साथ बस इजरायली सीमा तक जा सकते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल विदेशी मीडिया को गजा में प्रवेश करने और स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन गजा में रहने वाले हमारे बीबीसी के सहकर्मी हर दिन कुछ न कुछ फिल्मा रहे हैं। वहां के लोग दिन भर बस थोड़ी सी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब आप हर दिन इस संघर्ष से गुजरते हैं तो थकान के साथ साथ गुस्सा भी भड़क उठता है। बेशक जॉर्डन से मिलने वाली सहायता जरूरतों के मुकाबले कम है, लेकिन ये गजा के लोगों को बताता है कि आपका पड़ोसी देश आपको भूला नहीं है। वहां करीब 20 लाख लोग सहायता पर निर्भर हैं। जिस काफिले को हमने फॉलो किया वो अभी भी इजराइल में प्रवेश की अनुमति का इंतजार कर रहा है। बीबीसी संवाददाता फरगल कीन का भेजा ब्यौरा सुना रहे थे बीबीसी संवाददाता प्रभात पांडे जी। और कई लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं ये बात अटक सकती है, शायद बात अटक ना जाए, इसीलिए इस युद्ध विराम को लेकर कई सवाल हैं। फ्लेयर हसन नाहूम इसराइल के विदेश मंत्रालय के लिए विशेष दूत हैं। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कई जो ऐसे लीडर्स हैं जैसे कि बेन गुवीर, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, अगर वो नाखुश होते हैं कि ऐसा कोई समझौता हो जाता है जब इस्राएली कैबिनेट में वोटिंग होती है, तो भी मंत्रिमंडल में मंजूरी मिलने से इस चीज को कोई रोक नहीं सकता है। Netanyahu doesn't need him in order to pass the deal in the cabinet. His coalition is now wide enough. फ्लोयर हसन नाहूम कह रही हैं नेतन्याहू को कैबिनेट में डील पास करने के लिए किसी इतामार बेन गुवीर की ज़रूरत नहीं है। उनका गठबंधन अभी काफ़ी व्यापक हो चुका है और बेन गुवीर ये जानते हैं इसराइल एक कठिन स्थिति में है। हम अपने बंधकों को बाहर निकालना चाहते हैं और दूसरी ओर आप हमास को इसका इस्तेमाल करने और बार बार ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आखिरकार इसराइल यही चाहता है कि कोई भी बंधक वापस ना रह जाए, कोई भी पुरुष या महिला पीछे ना छूट जाए और हम बंधकों को जल्द से जल्द घर वापस लाना चाहते हैं। चैंपियन मतलब क्या? मेडल जीतना, अकेले बाधाओं को लांघना, या बड़े सपने देखना, या उन सपनों के पार जाना, किसी के साथ अपनी सीमाओं को लांघते हुए, हर हद को पार करते हुए। अकेले तो सिर्फ एक लम्हा बनता है, साथ बनते हैं चैंपियन। तो आप समझ ही गए होंगे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के बारे में, जिसका 5वां संस्करण आ रहा है। कल के पॉडकास्ट में हमने आपको वोटिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी थी। आज आपको उन महिला खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जिनका नाम
इस साल के नामांकन की सूची में हैं। इस पर जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता प्रेरणा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामांकित 5 महिला खिलाड़ी कौन कौन हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो पहली है अदिति अशोक। 26 साल की अदिति अशोक को महिला गोल्फ में भारत का सबसे चमकदार सितारा माना जा रहा है। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो सबसे कम उम्र की गोल्फ खिलाड़ियों में से एक बनी। उस वक्त वो महज 18 साल की थी। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वो चौथे स्थान पर रही और 2023 एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीता। अदिति 5 लेडीज यूरोपियन टूर जीत चुकी हैं और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। दूसरे नंबर पर हैं मनु भाकर। 22 साल की मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय हैं। उन्होंने साल 2024 के पेरिस ओलंपिक में एयर पिस्टल शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 2018 के शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाली मनु भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बनी। उस वक्त वो महज 16 साल की थी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मनु भाकर को 2021 में बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें आज खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तीसरे नंबर पर है 23 साल की अवनी लेखरा, जो पैरा स्पोर्ट स्टार हैं। वो 3 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। 2020 के पैरालंपिक खेलों में उन्होंने 1 गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता। इसके बाद 2022 एशियाई पैरा खेलों में गोल्ड जीता और फिर 2024 के पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड अपने नाम किया। उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री और खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। चौथे नंबर पर नाम है भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना का। 28 साल के स्मृति मंधाना ने साल 2024 में रिकॉर्ड 1659 रन बनाए हैं। ये महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा है। इसमें 4 शतक शामिल हैं। 2023 के एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। वो 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थी। स्मृति 2018 और 2022 में 2 बार आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीत चुकी हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 5वें नंबर पर है महिला पहलवान विनेश फोगाट। 30 साल की विनेश 3 बार की ओलंपियन है और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई मेडल जीत चुकी हैं। 2024 में ओलंपिक कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। उन्होंने 2019 और 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता। इसके अलावा एशियाई गेम्स में गोल्ड और ब्रॉन्ज और राष्ट्रमंडल खेलों में 3 गोल्ड जीते। और रही वोटिंग लिंक की बात, तो फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको वोटिंग लिंक दिया गया है। आप बीबीसी की भारतीय भाषाओं की किसी भी वेबसाइट या बीबीसी स्पोर्ट्स वेबसाइट पर जाकर वोटिंग कर सकते हैं। और अब वक्त है साप्ताहिक फिट जिंदगी का। पानी को लेकर सुमिरन बहुत सलाह मिलती है, खाने से पहले मत पियो, बीच में मत पियो, बाद में मत पियो। लेकिन पानी का पाचन तंत्र पर किस तरह का असर हो सकता है, जानते हैं इस हफ्ते की खास पेशकश फिट जिंदगी से। पेश कर रही हैं सुमिरन। क्या आप भी बार बार खाने के बाद घड़ी देखते हैं? पानी को लेकर आपको बहुत सी एडवाइसेस मिलती होंगी, जैसे कि खाने के पहले पानी मत पियो, खाने के बाद मत पानी पियो, खाने के बीच में पानी मत पियो। आज यही जानेंगे कि आखिर खाने के साथ और पहले पानी पी सकते हैं या नहीं, और इसका पाचन पर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर कोई असर होता है या नहीं। डॉक्टर बताते हैं कि पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे बॉडी के सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाता है, हमारे ब्लैडर के जरिए बैक्टीरिया को बाहर निकालता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। तो मतलब इतने सारे काम करता है पानी। लेकिन सवाल यही कि पानी कब और कब ना पिएं, खासकर जब खाने की बात आती है। और बेहतर डॉक्टर से जान लेते हैं। सुनिए क्या कहना है मेदांता अस्पताल के डॉक्टर AS पुरी का। मॉडर्न मेडिसिन है, उसमें इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि पानी पिया खाने के साथ तो उससे बुरा असर होगा या खाना नहीं अब्जॉर्ब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एवरेज जो आदमी खाना खाता है 250 से लेके 350, 100, 350 ग्राम वो खाना खाता है, वो सॉलिड्स होते हैं। और स्टमक की कैपेसिटी तो इससे बहुत ज्यादा है। पानी भी लेंगे, आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं।
जैसा एक गुब्बारा है, आप उसके अंदर पानी भर देंगे तो वो फूल जाता है। जब वो फूल जाता है तो जो नर्व कनेक्शन होते हैं वो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब मेरी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। फिर ब्रेन से सिग्नल आते हैं स्टॉप ईटिंग, सब हमारी जो सी भूख है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। तो आप पानी भी ले लेंगे 100 ग्राम या मतलब 100 ml या 200 ml, तो देयर इज स्टिल इनफ स्पेस। ट्रेडिशनली अगर आप वेस्ट में देखें तो वो पानी या जो भी लिक्विड साथ ही लेते हैं, उसमें नथिंग हैपन। अच्छी हेल्थ के लिए पानी बेहद जरूरी है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो खाने के साथ फाइबर और फ्लूइड्स जरूर लें। लेकिन अगर आप पानी नहीं पीना चाहते तो फ्लूइड के तौर पर आप स्मूदी और शेक्स, दही ये सब ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात सोमवार को होगी, लेकिन जाने से पहले बता दें, खबरों के लिए आप हमारे BBC हिंदी की वेबसाइट, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। मुझे यानी मानसी और सुमिरन को दी इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।